और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है। इंडिया गठबंधन में भाईगिरी की बात तो हो चुकी है, तो यूपी में बीजेपी की टेंशन बढ़ गई है। संजय निषाद के बाद अब आरजेडी चीफ जयंत चौधरी के बयान ने यहां पर आईएनएलडी की हम बात कर रहे हैं, क्योंकि यूपी की सियासत में काफी गर्मा गया है मुद्दा। मुजफ्फरनगर में किसानों के सामने जयंत ने कहा कि राष्ट्रीय लोकदल की नजर किसानों पर है। जयंत ने कहा कि जिस दिन किसान और मजदूर कहेंगे वो अपना फैसला ले लेंगे। ये आप सांकेतिक है जो उन्होंने कहा है, लेकिन उनके इस बयान को लेकर सियासी जो कयासबाजी है शुरू हो चुकी है, क्योंकि चर्चा तो हो रही है इसके मायने क्या हो सकते हैं। पहले जयंत चौधरी, उसके बाद संजय निषाद के बयान को भी आपको सुनाएंगे। अब दोनों को जब सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा कि क्यों इस विषय पर चर्चा हो रही है, क्यों जो ये घटक दल हैं उत्तर प्रदेश में बीजेपी के, इनके इन बयानों को लेकर काफी सरगर्मी हो गई है। दोनों के बयान आपको सुनाते हैं। नजर है, मुजफ्फरनगर के खेत खलियान में नजर है। यहाँ के किसानी करने वाले, मजदूरी करने वाले, हमारे मेहनत कश किसान और मजदूर पे नजर है। और यही लोकदल का एजेंडा है, यही लोकदल का मतदाता, ये लोकदल का वोटर। इशारा कर दिया, इससे ज्यादा मेरी बंदिश है, मैं नहीं कह सकता। मैं जो कुछ हूँ आपके लिए हूँ। सीधी दो टूक बात कह रहा हूँ, जब आप कह दोगे जैसा आपको लगेगा वैसा ही निर्णय लेता आया हूँ, वैसा ही निर्णय लूंगा। अगर भाजपा को लगता है कि हम लोगों से फायदा नहीं मिल रहा है तो गठबंधन तोड़ दे। क्यों छोट भैया नेता से अब शब्द करवा रहे हैं? चाहे राजभर के भी यहाँ नेता अब शब्द उल्टा पुल्टा बोलते रहते हैं। अभी आरएलडी के एक नेता हैं बेचारे, वो हम लोग नहीं, वो जाटों का वोट दिलवाया आरएलडी ने। क्या उनके नेता जो है जाट उनकी पार्टी के खिलाफ बोलेंगे? हम कहते राजभर का नेता हैं, राजभर भैया आज के दिन में, तो अब नेता भर्ती करके एक जो है उनसे अब शब्द कराएंगे। और मैं भी अब निषादों का नेता, निषादों को वोट दिलवा रहा हूँ। तो एक तरफ जाट है, दूसरी तरफ निषाद है। दोनों के बयान ये बताते हैं कि कुछ क्या गड़बड़ है अंदर, क्योंकि कुछ दिन पहले अगर आपको याद हो दिल्ली में एक सभा हुई थी, एक सम्मेलन हुआ था, जिसमें उत्तर प्रदेश के जितने भी पिछड़े जो जाति के नेता हैं, खासतौर पर जो एनडीए के साथ जुड़े हुए हैं, उनका एक यहाँ पर समावेश हुआ था, मिले थे। और उसमें बताया जा रहा है बीजेपी के तो कोई था नहीं। विजय सर, उसके बाद देखिए इस तरह के बयान भी आ रहे हैं। क्या कुछ अनबन सी है, कुछ नाराजगी है? अक्सर छोटी जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं वो प्रेशर बनाए रखती हैं। अभी संजय निषाद जी का जो दिल्ली में सम्मेलन हुआ वो भी एक एक्सरसाइज उस तरह की थी। और मतलब चीन के साथ नहीं जोड़ना चाहिए, लेकिन भरोसा उतना ही रख सकते हैं जितना भरोसे की ज़रूरत हो। वो कब कहाँ जाएंगे, कहाँ आएंगे, लेकिन अभी कोई ऐसी ज़रूरत मुझे नहीं लग रही। अभी 2027 के चुनाव उत्तर प्रदेश के थोड़ा सा दूर है, उस समय के लिए एक प्रेशर पॉलिटिक्स भी मैं देखता हूँ। सिटिंग सीट्स के लिए भी किस तरह से अरेंजमेंट किया जा सकता है, क्या किया जा सकता है। और वो जो अधिवेशन किया गया था उसमें बीजेपी के अलावा सब लोग थे। बिल्कुल, तो वो भी ये दिखाने के लिए था कि भाई हम सब लोग हैं क्या, हमारे साथ आपको एक बराबरी का रिश्ता रखना पड़ेगा। कितना जल्दी होता है, लेकिन ये कह देना कि नहीं ये कुछ नहीं करेंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कुछ करेंगे, मगर इसको भी खारिज कर देना कि संजय निषाद कुछ भी नहीं करेंगे, इससे भी बचना चाहिए। उन पर एक नज़र होगी भारतीय जनता पार्टी की, योगी जी की, और वो अपना एक प्रेशर पॉलिटिक्स हमेशा बनाए रखते हैं। वो सरकार में रहकर भी बनाए रखते हैं, किसी भी बात पर होती है कुछ कर देते हैं। लेकिन जो जयंत चौधरी साहब का बयान है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। या तो हो सकता है कि जाटों के जो उनका जो वोट बैंक है उसमें कोई प्रेशर बन रहा है। संजय निषाद को, जयंत को मैं थोड़ा सा अलग तरीके से देखता हूँ कि क्या ऐसा कुछ हो रहा है, और जयंत अगर जाते हैं तो उनके पास क्या ऑप्शंस हैं, क्या वो कर रहे हैं, वो एक महत्वपूर्ण हिस्सा होगा और वो भारतीय जनता पार्टी पर भी असर डाल सकता है। जी अच्छा अनंत सर, क्योंकि जैसे ही संजय निषाद का जो बयान आया था उसके बाद जो भूपेंद्र चौधरी जो अध्यक्ष हैं उत्तर प्रदेश में बीजेपी के, उन्होंने फ़ोन पर उनसे बात भी की थी। अब अभी का जो माहौल है उसमें देखा जाए तो उत्तर प्रदेश के अलावा जो निषादों का एक अच्छा खासा वोट बैंक नज़र आता है वो आता है बिहार में तो बिहार में नजर आता है। तो ऐसे में ये जो बयान आ रहे हैं, क्या इसी के मद्देनजर कोशिश की जा रही है ताकि 2027 जिसका जिक्र कर रहे थे उसको साधा जा रहा हो पहले से? मुझे लगता है कि निषाद साहब के बिहार में तो वहाँ उनका अपना नेता है मुकेश सहनी, जैसे अखिलेश यादव के यादव, जैसा विजय जी ने कहा कि अखिलेश यादव के यादव उत्तर प्रदेश में, लालू यादव के यादव बिहार में है, वैसे निषाद में भी वहाँ मुकेश सहनी के साथ हैं, यहाँ इनके साथ हैं। उनको बहुत गंभीरता से मत लीजिए, वो वो तो मतलब वो विघ्न संतोषी टाइप हैं, वो बहुत नाराज रहते ही रहे हमेशा से। लेकिन जय, हाँ, ये दोनों चलता रहता है इनका, और ये मंत्री पद और ये सब छोटी छोटी
चीजों पर भी छोटी चलता है। चीजों पर भी नाराज हो जाते हैं कि एमएलए गया उनका और डॉक्टर ने इलाज नहीं किया, तो उस पर भी वो बयान दे देते हैं। फिर कोई फोन करके, जैसा आपने कहा कि चौधरी साहब ने समझा दिया होगा मान के, लेकिन जयंत जो बोल रहे हैं ना, उसमें एक वर्ड जो उन्होंने मुजफ्फरनगर बोला है, मुजफ्फरनगर पर मेरी नजर है। और मुजफ्फरनगर पर बीजेपी का एमपी नहीं है फिलहाल संजीव बालियान, हार गए थे 20,000 वोट समाजवादी से। पार्टी के। समाजवादी पार्टी के हरिंद्र मलिक हैं शायद, मेरे ख्याल से हरिंद्र मलिक हैं वहां से। तो इस पर, और अभी जो किसानों की समस्या हो रही है, जहां ये सम्मेलन हो रहा है, ये समस्या खाद को लेके हो रही है। और खाद वाली जो समस्या है वो बिहार में, उत्तर प्रदेश में थोड़ी ज्यादा है, मध्य प्रदेश में भी। हाँ। मध्य प्रदेश में भी खाद को लेकर जो समस्या हो रही है, उसलिए किसानों का थोड़ा गुस्सा है, थोड़ा क्षोभ है किसानों में। तो मुझे लगता है कि जयंत चौधरी इसी खाद के मार्फत वो राजनीति करने का प्रयास कर रहे हैं। हो सकता है आने वाले दिनों में वो कुछ और घोषणा करें, लेकिन अभी उत्तर प्रदेश में चूंकि 27 में भी अभी 1.5 साल है लगभग, लोकसभा चुनाव में भी अभी 3-3.5 साल है, तो अभी कोई निर्णय लेना वो थोड़ी जल्दबाजी हो जाएगी। वैसे जयंत चौधरी जी निर्णय लेते रहे, उतने अच्छे, रामविलास जी जितने अच्छे मौसम विज्ञानी नहीं हैं ये, लेकिन फिर भी जयंत जी का मुझे लगता है कि अभी ये ऐसे बयान आते रहेंगे और बीजेपी के नेता कहीं इनसे बातचीत कर लेंगे, कुछ कर लेंगे, कुछ मान लीजिए कोई एक, अभी बहुत संभव है कि खबर ये भी आए कि जो राज्य मंत्री स्तर के लेवल है, कैबिनेट मिनिस्टर्स को कहा गया है कि राज्य मंत्रियों को थोड़ा और काम दो, उनके साथ अपने संबंध बेहतर करके रखो। तो ऐसे बयान जब आने लगते हैं और गठबंधन दल के दलों से आने लगते हैं, तो इस तरह के पब्लिक पोस्चरिंग वाले बयान भी सामने आते हैं ताकि उनको भी संतुष्ट किया जाए, कुछ मसले उनको दे दिए जाएंगे कैबिनेट मंत्री के द्वारा, तो ये सब चीजें सामान्य हो जाती है। लेकिन मूल रूप से मुजफ्फरनगर में अगर उनका इंटरेस्ट है, तो एक तो समाजवादी पार्टी के अपने जो सांसद हैं, जाट सांसद हैं, उनसे उनकी जो राजनीतिक क्या कहते हैं उसको, शत्रुता तो नहीं कहेंगे, जो प्रतिद्वंदिता है, राजनीतिक प्रतिद्वंदिता है, कहीं ना कहीं एक जो उनकी पृष्ठभूमि है जाट पॉलिटिक्स की, उसको भी वो शायद हो सके धार देने की कोशिश कर रहे हैं। हमसे शुरुआत की होगी, और लगता है खाद एक ऐसा मुद्दा है जो किसानों के बीच में बहुत अहम है, और वाकई में कई जगह से बहुत बड़ा मुद्दा है, और लगातार हम देख रहे हैं कि किसान इससे काफी दो चार। और अभी मुझे कल किसी ने बताया कि कोई एक बड़ा उद्घाटन अभी फर्टिलाइजर प्लांट का किया गया था, बहुत जल्दी में किया गया, तो कहीं कंपनी से अमोनिया मंगवाकर वो प्लांट को शुरू किया गया और अब वो प्लांट नहीं चल रहा, तो उसको लेकर भी नाराजगी काफी चल रही है। तो बहरहाल, लेकिन इस वक्त यह है कि जयंत चौधरी के लिए जो जाट समुदाय है उसके साथ अपना जो संपर्क है या फिर संवाद करने का बहुत अच्छा मौका है। विनोद सर, क्या यही वजह है कि जो खाद का मुद्दा किसानों के बीच इस वक्त इतना गर्म है, उसको जयंत चौधरी अपने जाट वोट के हिसाब से भी आगे लेकर चल रहे हैं? जयंत चौधरी किसान राजनीति करते हैं, चौधरी चरण सिंह के पोते हैं, तो विरासत में उनको किसान राजनीति मिली है। और जब उन्होंने पाला बदला, किसान आंदोलन के समय खुल करके सरकार के विरोध में थे, लगातार रैलियां की उन्होंने, यहाँ तक कहा कि मैं चवन्नी नहीं हूँ जो पलट जाऊं। जब उनको उसके बाद अचानक वो एनडीए के साथ चले गए, बीजेपी के साथ चले गए, 2 सीट आज इसीलिए सोशल मीडिया पे ये चल रहा है कि चवन्नी फिर पलटने वाली है क्या? अच्छा, ये यही बयान याद दिलाया। बयान है, अभी नहीं पलटेगी कोई भी, क्योंकि विकल्प जब तक नहीं होगा सामने ना। उस वक्त भारतीय जनता पार्टी के विकल्प के रूप में मौजूद थी, उनको लगा कि भाजपा के साथ जाके केंद्र में भागीदारी भी मिलेगी, बीजेपी जीते तो इंडिया गठबंधन छोड़ करके वो उधर चले गए। तो अब जयंत जी के साथ क्या है, उनको अपनी जमीन बचानी है, राजनीतिक जमीन। 2 सांसद हैं उनके, एक बागपत से और एक वहाँ से बिजनौर से। अब समस्या ये जो आनंद जी ने कहा कि जो हरिंदर मलिक हैं वो भी चौधरी चरण सिंह की राजनीति की उपज है, वो भी लोकदल के ही थे पुराने। अब वहाँ पर जो जाट पॉलिटिक्स है उसमें हरिंदर मलिक इसमें डोमिनेट कर रहे हैं, और खाद का मुद्दा सीधे सीधे उत्तर प्रदेश की बीजेपी सरकार के खिलाफ जाता है, और उसको लेकर के हरिंदर मलिक बाकायदा वहाँ किसानों को गोलबंद कर रहे हैं। ऐसे में जयंत चौधरी का वहाँ जाके ये कहना, अपने वोट बैंक को संतुष्ट करना है कि भाई मैं आपके लिए हूँ, मैं कभी भी कोई फैसला ले सकता हूँ। तो फैसला वो लेंगे कि नहीं लेंगे वो बात की बात है, अभी फैसला लेने का वक्त भी नहीं है, लेकिन एक तरह से उन्होंने आश्वासन दिया कि मैं ये फैसला ले सकता हूँ। ये इसका एक संकेत जरूर है कि खाद का संकट किसानों के बीच इतना गहरा है कि जो गठबंधन के सहयोगी है उनको भी असहजता हो रही है। एक और चीज है सर, इसमें एक और चीज है, जो मुजफ्फरनगर सीट है उसकी एक फांस भी है। संजीव बालियान नहीं, संजीव बालियान तो बहुत सक्रिय हो गए हैं अभी मुजफ्फरनगर। अजीत सिंह हारे थे संजीव 2019 में, तो वो भी एक और मात्र 6,000 वोट से हारे थे। 2014
19 सर, में। आपका- अच्छा 19 में। विनोद सर का जो अजीत कहना है सिंह ना, वहां से चुनाव विनोद हार सर का चुके ये हैं। कहना है कि जैसे चिराग को बिहार बुला रहा है वैसे जयंत को उत्तर प्रदेश बुलाएगा 2027 में। लेकिन इस वक्त मुझे लगता है अरविंद केजरीवाल को कोई और बुलाने का शायद मुझे लगता है आभास हो रहा होगा, और यही वजह है कि अरविंद केजरीवाल ने कांग्रेस और गांधी परिवार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। एक तरफ आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह संसद में इंडिया गठबंधन के साथ नजर आए तो केजरीवाल कांग्रेस के खिलाफ आग उगल रहे हैं। अब केजरीवाल ने पूछा है कि फर्जी केस में आपके नेताओं को जेल भेज दिया गया, लेकिन नेशनल हेराल्ड केस में गांधी परिवार का एक भी सदस्य जेल क्यों नहीं गया, जबकि ये ओपन एंड शट केस है। तो कोई कहता है जी मायावती जी ने कॉम्प्रोमाइज कर रखा है, कोई कहता है जी ओवैसी ने कॉम्प्रोमाइज, अरे सबसे ज्यादा तो अब लोग कहने लगे हैं कांग्रेस ने कॉम्प्रोमाइज कर रखा है। अभी गोवा के अंदर हमारी टीम बता रही थी, गोवा में मैं बात कर रहा था, गोवा में जब हम लोगों के बीच में जा रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि जी आपके 5 सबसे बड़े नेता जेल हो आए, बीजेपी ने आपके 5 सबसे बड़े नेताओं को जेल भेज दिया, ऐसा क्यों है कि कांग्रेस का एक भी नेता जेल नहीं गया? भाई ये इतना शोर मचा रहे हैं, नेशनल हेराल्ड हो गया, नेशनल हेराल्ड हो गया, नेशनल हेराल्ड हो गया। मेरे को नहीं पता क्या है नेशनल हेराल्ड, मैंने इंटरनेट पे जाके पढ़ा क्या है नेशनल हेराल्ड, सुनने में तो काफ़ी खतरनाक लगता है, जो उसके फैक्ट्स हैं उससे तो लगता है कि ओपन एंड शट केस है। हमारे को बिल्कुल फर्जी केस बना के, कंप्लीटली फर्जी केस बना के हमारे को इन्होंने जेल भेज दिया। उनमें से कोई, गांधी परिवार से कोई जेल नहीं गया अभी तक। ओपन एंड शट केस है हेराल्ड का मुद्दा, उसमें सोनिया गांधी का नाम है, उसमें राहुल गांधी का नाम है। विजय सर, अब जो पार्टी इंडिया ब्लॉक के साथ कभी नजर आती है, कभी नजर नहीं आती है, कभी उनकी गलबैयां होती है, आपस में जाते हैं, उसके बाद इस तरह का बयान आता है, क्या मन फिर क्यों बदल गया केजरीवाल का? नहीं, वही पार्टी इंटरेस्ट की बात है, लेकिन मैं अभी चर्चा हम लोग कर रहे थे कि मेरे को अच्छा लगता है कि अरविंद केजरीवाल जी देश में अकेले नेता है जिनसे जनता सीधे बात करती है कि भाई ये आपकी पार्टी के 5 नहीं, राहुल गांधी भी उनके कान पे आके बोलते हैं, कान में आके बच्चे बोलते हैं, वो बच्चे बोलते हैं, उन्होंने कहा बच्चे 6 साल के वयस्क 8 साल के मतलब, बच्चे बोलते हैं, उन्होंने जनता की बात सीधी कर रहे हैं। और अरविंद जी का क्या कि वो कैसे उनकी रिसर्जेंस होगी, कैसे दोबारा से आएंगे, कहाँ जाएंगे, कुछ अभी उनको समझ नहीं आ रहा। अभी तो कांग्रेस के साथ रिश्ता तोड़ा है, अभी जब पिछले दिन हुआ फिर उसमें कहा उन्होंने कि हम इंडिया ब्लॉक के साथ नहीं है लेकिन विपक्ष के साथ हैं। डिनर में तो नजर आए थे संजय हाँ, सिंह। तो वही कह रहा हूं ना, विपक्ष के साथ हैं, तो अभी बहुत सारी चीज़ें होनी है। अब आम आदमी पार्टी के लिए पंजाब के अलावा कुछ बचा नहीं है, दिल्ली में वो कितना कर सकते हैं कितना नहीं कर सकते। मुझे तो हैरानी कि दिल्ली की वापसी पर उनका क्या प्लान है अभी। वो तो दिल्ली बहुत दूर है सर, 4 साल दूर तो है। सर ऐसे 4 साल बाद ही आएंगे तभी दर्शन अरविंद होंगे। केजरीवाल का बयान जो आ रहा है ये पूरे पंजाब के चुनाव को देखते पंजाब हुए का आ रहा चुनाव, वही कह रहा है। हूं। पंजाब में कांग्रेस सबसे बड़ी चुनौती उनके लिए बन के उभर रही है, और अभी जिस तरीके से उपचुनाव हुआ था तो कांग्रेस ने वहां कैंडिडेट उतारा, गुजरात में समझौता नहीं हुआ, गुजरात में उतारा, तो अब अरविंद केजरीवाल को लग रहा है कि भाई पंजाब बचा है, उसी को बचा के रखना है, क्योंकि दिल्ली में तो अभी उनकी संभावना लग नहीं रही कि वो फिर से चुनाव जीत पाएंगे, बहुत बुरी स्थिति है, तो पूरा ध्यान पंजाब में दर है। मनीष सिसोदिया को पंजाब का प्रभारी बना दिया है, तो अब वो कांग्रेस से 2-2 हाथ करना चाहते हैं पंजाब के अंदर। और लगता है कि इस बार पंजाब से सबसे बड़ी चुनौती उनको मिलने वाली है, तो ये बताना चाहते हैं कि भाई मैं इंडिया गठबंधन का हिस्सा नहीं हूं, कांग्रेस से मैं 2-2 हाथ करूंगा, और पंजाब की जनता को संदेश देना चाहते हैं कि भाई मेरा कोई गठबंधन नहीं है कांग्रेस के साथ, और ये पूरी लड़ाई वो लड़ रहे हैं। लेकिन ये वही अरविंद केजरीवाल है जो हेराल्ड केस की बात कर रहे थे, जब जेल से छूटकर आए थे तो पहले भाषण में इन्होंने क्या कहा था, इन्होंने कहा था कि बीजेपी ने मुझे फर्जी शराब केस में जेल भेजा है, और देख लेना राहुल गांधी और सोनिया गांधी को भी नेशनल हेराल्ड के फर्जी मामले में जेल भेजेगी ये सरकार। तो ये तो उस समय कह रहे थे, और आज ये कह रहे कि ओपन एंड शट मामला है, आप क्यों नहीं भेज रहे हो? तो भाई इतना ध्यान तो रखो, तो 6 महीने पहले अपने भाषण में क्या कहा था? और आज तो सोशल मीडिया का जमाना, सारे भाषण सोशल मीडिया पे अवेलेबल रहते हैं। इस तरीके से कांग्रेस से कह देना, कांग्रेस के साथ मिलकर लोकसभा चुनाव लड़ना, आप सीटों को बंटवारा करना, कांग्रेस से मिलकर सरकार बना लेना, वोट मांगना, और आप कांग्रेस को आप ये कहना कि भाई राहुल गांधी और सोनिया गांधी को कब विनोद सर, लेकिन इसमें देखिए, क्योंकि हम दिखा भी रहे हैं कि उन्होंने मायावती का भी नाम लिया, उसके बाद उन्होंने गांधी परिवार का भी नाम ले लिया, कहा कि कॉम्प्रोमाइज कर लिया है। ये मतलब विपक्ष में रहते हुए भी कहीं ना कहीं तो बीजेपी की बात को इससे ही साबित कर दे रहे हैं, और तो कह रहे हैं कि ओपन एंड शट केस है, जो मैंने पढ़ा, जितना मैंने समझा है उनकी समझ में, मुझे तो लगता है कि हम किसी को शक नहीं होना चाहिए, वे इतने पढ़े लिखे व्यक्ति हैं। देखिए, और उसको पढ़ भी लिया केस को, नेशनल हाँ, उन्होंने पूरा पढ़ भी लिया। अरे भाई, इनकम टैक्स ऑफिसर हैं ये तो। सोनिया गांधी और राहुल गांधी को जमानत मिली हुई है, चार्जशीट दाखिल हो चुकी है। अब मामला गिरफ्तारी तो तब होती है जब जमानत से पहले होती,
अब तो हुई नहीं, उस वक्त जमानत मिल गई उनको हाई कोर्ट से। अब कोर्ट से जमानत मिली हुई है तो जमानत ब्रेक करवाए सरकार, तो सरकार क्यों जमानत ब्रेक कराएगी? अब वो चार्जशीट दाखिल हो गई, चार्जशीट में उनको एक्यूज बनाया गया है, अब वो केस को कोर्ट में चल रहा है। केजरीवाल यही जी तो कह रहे हैं केजरीवाल कि हम पर बिना चार्जशीट के 5 महीने जेल में रख दिया, इनको आपने जमानत नहीं, तो उनको जमानत तो अप्लाई उन्होंने, कोर्ट ने जमानत नहीं दी, उनको कोर्ट ने दे दी, तो कोर्ट पर कह रहे हैं ना, फिर तो सरकार थोड़ी जमानत देती है, जमानत कौन देता है? पता नहीं, जमानत वो कह रहे हैं कि इन सब के खिलाफ सबूत कमजोर लगाते हैं, जबकि ओपन एंड शट केस। वो ठीक है कि देखिए केजरीवाल जी जो हम लोग बार बार बात कर रहे हैं, इसमें पूरा पंजाब पे फोकस है, और पंजाब में कांग्रेस के साथ उनकी समस्या क्या है कि कांग्रेस के साथ ही उनका जगह जगह मुकाबला है, और दिल्ली की जो हार हुई है उनको लगता है कि खुद उनकी सीट कांग्रेस में हारे। संदीप दीक्षित को जितने वोट मिले उतने वोट अगर उनको मिल जाते तो चुनाव जीत जाते। वो अपना चुनाव भी अगर हारे तो कांग्रेस की वजह से हारे, तो उनको लगता है उनके जितने मनीष सिसोदिया जो हारे 600 वोट से, उसमें कांग्रेस, तो वो मानते हैं कि दिल्ली का चुनाव जो आम आदमी पार्टी हारी है उसमें 17-18 सीटें कांग्रेस की वजह से हारी है, और अगर वो सीटें जीत जाती तो बीजेपी कम हो जाती, वो जीत जाते। तो कांग्रेस तो दंश है उनके लिए, और कांग्रेस के लिए वो दंश है क्योंकि वो कांग्रेस की जमीन लेकर के खड़े हुए हैं, तो वो एक उनके बीच में, कांग्रेस के बीच में खाई है। और पंजाब में तो सीधी लड़ाई है, गुजरात में भी लड़ाई है, तो इन राज्यों में लड़ाई है, तो इसलिए उनको तो कांग्रेस के विरोध में अब ज्यादा से ज्यादा बोलना है, अभी आने वाले दिनों में और ज्यादा बोलेंगे। कुल मिलाकर यह कि अपनी सुविधा के हिसाब से वो देख रहे हैं, जहां उनको लगता है कि जरूरत है कांग्रेस की तो कांग्रेस के साथ नजर आते हैं, जहां दिखता है कि कांग्रेस के साथ जाने से है, खाली केजरीवाल नहीं, सारे दल अपनी सुविधा के हिसाब स्टैंड बदलते हैं। आप स्टैंड मेघालय में चुनाव में सब सरकार वर्ल्ड पॉलिटिक्स में सर यही चल रहा है, वर्ल्ड पॉलिटिक्स में ये चल रहा है, सबका अपना है, सबका अपना हित है, लेकिन इस बीच पाकिस्तान को नहीं लाया, मना कर दिया, ना काऊ से दोस्ती ना काऊ से बैर, तो जब चलता है जब चल जाती ठीक है। लेकिन एक पॉलिटिक्स और चल रही है, मराठा आरक्षण को लेकर चल रही है मुंबई में, क्योंकि मुंबई में इस वक्त जो मनोज जरांगे हैं उन्होंने जो आरक्षण को लेकर अपना अनशन जारी रखा है, तीसरा दिन है आज, और मांग की जा रही है कि आरक्षण दिया जाए। अब कल बताया जा रहा है कि सड़कों पे लोग उतरेंगे। आप सोचिए कि साउथ मुंबई के आज़ाद मैदान में इस वक्त मौजूद हैं, हजारों की तादाद में उनके समर्थक आए हुए हैं, तीसरे दिन जब वो बैठे हुए हैं। अब तक जो सरकार है, जो बातचीत चल रही है, उसमें कोई हल नहीं निकला है। कल अगर सड़कों पे उतरते अपनी मांग को लेकर, कल पूरी तरह से मुंबई जाम हो जाएगी, कल पूरी तरह से मुंबई जाम हो जाएगी, क्योंकि आप भीड़ देख रहे हैं, किस तरह की भीड़ जुट रही है, किस तरह का उनके पास समर्थन है। इसको लेके पॉलिटिक्स भी जरूर हो रही है, लेकिन बड़ी बात है कि ये जो आरक्षण है इसका मुद्दा आज का नहीं है, बहुत पुराना मुद्दा है। एक वक्त तो ऐसा भी आया था जब लगा था कि शायद ये पूरा मुद्दा ही हल हो गया है, आरक्षण को लेकर कोई अब आगे दिक्कत नहीं रहेगी। लेकिन इस बीच शरद पवार ने भी एक बात कही। शरद पवार ने कहा है कि अगर आरक्षण देना है मराठों को तो उसके लिए संविधान में बदलाव करना होगा, उसके बाद ही इनको जो हक चाहिए मिल सकता है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो ये आंदोलन है इसका असर मुंबई करों की जिंदगी पर कैसे पड़ेगा। अगर ये कल भी नहीं हटते हैं, कल के बाद भी जारी रहते हैं, उसके बाद फिर आगे क्या होगा। इस वक्त गणेश उत्सव चल रहा है, लोग त्योहार में डूबे हुए हैं, लोग जगह जगह जा रहे हैं। तो कुल मिलाकर देखा जाए, पहले इसी वजह से कि लोगों की जिंदगी पे असर पड़ सकता है, हाईकोर्ट ने मना कर दिया था, इजाजत नहीं थी। हालांकि बाद में सरकार ने समझा, सरकार ने बात की, पुलिस ने बात की, फिर एक दिन के लिए इजाजत मिली थी, लेकिन ये लंबा चलता रहा। लेकिन सबीर सर, अब तो लग रहा है कि शायद ये मुद्दा लंबा ही खींचेगा, ये तो हटने वाले नहीं है। नहीं, मुझे लगता है ये पूरी तरह का राजनीति से प्रेरित आंदोलन है। मराठाओं के हित का इसके अंदर मुझे लगता है मनोज जरांगे का कोई लेना देना नहीं है। देखिए, ऐसा तो नहीं कि पहली बार मनोज जरांगे इस मामले को लेकर, और वैसे आरक्षण का अगर आप देखेंगे, मराठों को आरक्षण को लेकर बात तो 1980 1981 से मराठा को आरक्षण को लेकर जिक्र चलता रहा। और देवेंद्र फडणवीस की सरकार थी, पहला कार्यकाल जिसमें देवेंद्र फडणवीस ने 10% आरक्षण मराठाओं को दिया था। उसके बाद 16% आरक्षण जब दिया तो सुप्रीम कोर्ट में वो खारिज हो गया कि लिमिट आप क्रॉस कर रहे हो, नहीं दिया उसके बाद। तो मुझे लग रहा है अब ये बहुत ही अतार्किक बात मनोज जरांगे कर रहे हैं। मनोज जरांगे कह रहे हैं कि मराठवाड़ा के जितने मराठा है उनको सबको कुंभी का सर्टिफिकेट दे दो, आप सबको ओबीसी में शामिल कर दो। ये संभव नहीं है, पहले 350 जातियां ओबीसी में शामिल है, और जितने कुंभी समुदाय के मराठा जो पुराने थे उन लोगों को सर्टिफिकेट दिया है। ऐसा थोड़ी हो सकता है कि महाराष्ट्र का हर मराठा कुंभी का सर्टिफिकेट ले ले और ओबीसी का लाभ लेने लगे। और दूसरी तरफ अगर महाराष्ट्र की सरकार ये करने की कोशिश करेगी तो छगन भुजबल और ओबीसी तो तैयार बैठा हुआ है, उन्होंने कह दिया कि अगर हमारा अधिकार कम होगा तो हम सड़कों पर उतरने को तैयार है। तो देवेंद्र फडणवीस के लिए तो एक तरफ कुआं एक तरफ खाई है।
और वैसे भी वो मतलब संभव नहीं है कानून के दायरे में अगर देखा जाए। जो भी संभव था उससे ज्यादा बढ़कर देवेंद्र फडणवीस की सरकार ने किया है। देवेंद्र फडणवीस की सरकार उसे हाईकोर्ट में लेके गई, सुप्रीम कोर्ट तक लेके गई। अब सुप्रीम कोर्ट ने उसे निरस्त कर दिया आपके आरक्षण को, तो उसमें राज्य सरकार क्या करेगी? राज्य सरकार ने कमेटी बनाई है, राज्य सरकार कह रही है कि भाई जितना संभव होगा हम कुंभी में देंगे, लेकिन यह कह देना कि सारे मराठवाड़ा के मराठाओं को आप एक बार में कुंभी में सर्टिफिकेट दे दो, यह संभव नहीं है। राज्य सरकार यह कर नहीं सकती। लेकिन अब चूंकि देवेंद्र फडणवीस मराठी है, मराठी मुख्यमंत्री बन गया है, तो एक मराठा लॉबी है जो देवेंद्र फडणवीस को हटाकर मराठा मुख्यमंत्री बनाना चाहती है। वो कहना चाहती है कि भाई देवेंद्र फडणवीस मराठी मुख्यमंत्री है तो मराठाओं के साथ अन्याय कर रहे हैं, जबकि जितना देवेंद्र फडणवीस ने मराठाओं के लिए किया है किसी सरकार ने नहीं किया। मराठा मुख्यमंत्री रहते, चाहे वो एकनाथ शिंदे रहे हो, चाहे वो शरद पवार रहे हो, चाहे उसके पहले विलासराव देशमुख या और कोई नेता रहा हो, देवेंद्र फडणवीस जितना संभव हो सकता था उतना मराठाओं के लिए किया है। लेकिन अब जराएंगे, लेकिन अब सरकार की समस्या है कि अगर आप मराठाओं को आंदोलन करने से रोकेंगे तो वो पूरा जगह एक राजनीतिक रंग ले लेगा। आर्थिक रूप से संपन्न समाज है, बड़े बड़े नेता है, मुंबई जैसा 40% से ज्यादा विधायक आपके मराठा है, 20% से ज्यादा सांसद आपके मराठा है। मराठवाड़ा तो वैसे भी मराठाओं का मतलब है, तो सरकार नहीं चाहती कि कोई विवाद हो। सरकार ने गणपति का उत्सव चलते वक्त भी उन्हें कहा कि भाई आप आइए, शांति से आंदोलन कीजिए। हमने कमेटी बिठाई है, कमेटी के लोग उससे मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं। अब जराएंगे मानेंगे तो ठीक है, वरना सरकार देखी कि क्या निर्णय लेना है इसके ऊपर। अब निर्णय क्या लेना है, सरकार को लेना है। सरकार कोशिश भी करे, बातचीत करे, लेकिन जो आरक्षण का मुद्दा है, देखिए हर राज्य में कहीं ना कहीं बहुत बड़ा पेंच बन जाता है और राजनीतिक पार्टियों के लिए एक बहुत अच्छा सुनहरा मौका होता है कि वो सत्ता को और सत्ता में आने के लिए, सत्ता में जो बैठे हैं उनके खिलाफ किस तरह से एक जन आक्रोश पैदा कर सके, सरकार के खिलाफ एक मोमेंटो पैदा कर सके।